चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जानते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो अभी हमने पिछले वीडियो में मिश्रण के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। जब किसी पदार्थ के हर एक कण के गुण एक ही होते हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आसुत जल शुद्ध पदार्थ होता है या शुद्ध जल होता है क्योंकि इसका एक एक गुण जल के अणु से ही बना होता है। तो अब ये तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन रीड आउट कर दी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे आपने घर में देखा होगा ना कि मम्मी जो होती है एक तरह की चीज को एक ही डब्बे में रखती है। चीनी को एक डब्बे में रखेंगे, नमक को एक डब्बे में रखेंगे, आटे को एक डब्बे में रखेंगे, दाल को एक डब्बे में रखेंगे, एक तरह की दाल को एक डब्बे में रखते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ है। उस डब्बे के अंदर मान लीजिए चीनी का डब्बा है तो उसके अंदर जितने भी कण होंगे, जितने भी अवयव उसके अंदर उपस्थित है, सबके सब किसके हैं? चीनी के हैं, तो वो एक शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह दाल का डब्बा है, मान लीजिए अरहर की दाल का डब्बा है, तो उसमें जितनी भी दाल के दाने आपको दिखाई देंगे वो सारे अरहर के होंगे, इसीलिए उसमें लेबल लगाते हैं हम अरहर की दाल, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके हर एक कण के गुण एक समान होते हैं, ठीक है। जैसे चीनी उदाहरण ले तो चीनी के डब्बे में अगर चीनी भरी है तो हम कोई भी दाना उठा के देखेंगे तो उसका गुण बाकी दानों के गुण का जैसा ही होगा, अलग नहीं होगा। तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं अलग होती है, जो जिसमें कुछ भी नई मिलावट नहीं है, वो एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण लिया गया है आसुत जल का। आसुत जल क्या होता है? आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में जब बैटरी में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी में हम जो पानी डालते हैं वो कैसा पानी होता है? आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि जल एक मिश्रण है, ठीक है। जल मिश्रण है लेकिन आसुत जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है। जल मिश्रण क्यों है? क्योंकि उसमें तरह तरह के मिनरल्स घुले हुए हैं, तरह तरह के अन्य पदार्थ घुले हुए हैं, ठीक है। अगर आपने किसी जगह से ऐसे ही पानी उठा लिया तो उसमें कुछ अशुद्धियां भी हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसको साफ करें, उसको उबालें और उसको उबालने के बाद जो उसकी जलवाष्प आती है ना, या जो उसकी भाप उठती है, जिसके बारे में हम आगे पार्ट में भी पढ़ेंगे वाष्पन के बारे में। तो अगर आप किसी जल को या किसी पानी के सैंपल को कहीं से लेके, नल से पानी लेके अगर आप उसे उबालेंगे, उबालने के बाद जो उसकी जलवाष्प आएगी उसको ठंडा करके किसी दूसरे बर्तन में जमा करेंगे तो वो जो पानी आपको अलग से मिलेगा वो कहलाएगा आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, और वो होगा एक शुद्ध पदार्थ, ठीक है। क्योंकि उसमें जितनी भी अशुद्धियां थी वो जिस बर्तन में आपने उसे उबाला वो सब उस बर्तन में रह गई और सिर्फ जल के अणु जो है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर आपने उसको ठंडा करके दोबारा से जल का रूप दे दिया, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें किसी भी तरह की अन्य पदार्थ की मिलावट ना हो, जिसके हर पदार्थ के गुण, हर कण के गुण एक समान, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है मिश्रण के पदार्थों को या अवयवों को अलग अलग करने की। ये हम पहले कर चुके हैं पुराने वीडियो में, लेकिन फिर भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। जब हमें किसी मिश्रण के दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना हो तब हम मिश्रण के अलग अलग अवयवों को अलग अलग करते हैं। जैसे हमने देखा था दही से मक्खन बनाना, उसमें क्या होता है? हमें छाछ की भी जरूरत होती है और मक्खन की भी जरूरत होती है। तो दोनों ही उपयोगी अवयव क्या है? किसके अंदर है? दही के अंदर है। तो इसलिए दही को मथ के मक्खन को अलग कर लेते हैं और छाछ को अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए जैसे हमने देखा था चाय की पत्ती, ठीक है। चाय की पत्ती अनुपयोगी अवयव है चाय में, उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उसको अलग करने के लिए भी हम पृथक्करण करते हैं। या फिर हानिकारक अवयवों या अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जैसे अपने घर में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में खाना बनने से पहले चावल और दाल को हाथ से बीन के साफ किया जाता है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें आटा गूंदना होता है तो उसको पहले हम छलनी से छान के जो नीचे छना हुआ आटा आता है उसी को प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस आटे में उपस्थित हानिकारक अवयव चोकड़ के साथ छन्नी में अलग हो जाते हैं और फिर हम आटे को प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। या फिर चावल में जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हें हम हाथ से बीन के हटा देते हैं और फिर चावल को हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इन तीन वजहों से किसी भी मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है, किसी भी मिश्रण के पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पर चित्र में भी आप समझ सकते हैं कि दही से मक्खन बनाना या दूध से भी बना सकते हैं, दूध की मलाई को अलग कर लेते हैं
और फिर उससे मक्खन अलग कर लेते हैं और छाछ अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर चाय की पत्ती से चाय को पृथक करना और चावल से कंकड़ या बेकार दानों को हाथ से बीनकर हटा देना। तो ये चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि क्यों पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में। अब कौन कौन सी विधियां होती है पृथक्करण की? सबसे पहली विधि होती है हस्तचयन, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में शुरू में बात करी थी, है ना, कि पृथक्करण की जरूरत क्यों है, विधियों की जरूरत क्यों है। क्योंकि पुराने समय से आज तक भी हम इसी विधि का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जब छोटी मात्रा में हमें किसी वस्तु का या किसी मिश्रण का पृथक्करण करना है दूसरी वस्तु से, तो हम हस्तचयन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हस्तचयन में क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इसके क्या क्या दोष हैं कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज या किसी मिश्रण को पृथक करना है तो उसे हम कर नहीं सकते, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए हम दूसरी विधियों का भी प्रयोग करते हैं। हम जैसे थ्रेशिंग, इसके बाद निष्पावन, फिर चालन, फिर अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, तीनों को एक साथ लिखा है क्योंकि तीनों को ज्यादातर एक ही साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर वाष्पन और संघनन। तो हम एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हस्तचयन को हालांकि हम समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा हस्तचयन को और देखते हैं। हस्तचयन क्या होता है, आराम से हम समझ सकते हैं। हस्त मतलब हाथ और चयन मतलब चुनना। तो ऐसी विधि जिसमें हम हाथ से चुनकर अशुद्धियों को अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हस्तचयन। हाथों के द्वारा चुन कर अशुद्धियों को अलग करना। तो हस्तचयन क्या होगा? सबसे ज्यादा जरूरी है हस्तचयन में ये जानना कि हस्तचयन का उपयोग ज्यादातर ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे चावल और कंकर, अगर चावल में कंकर मिले तो दोनों ठोस है, उसको हम हाथ से बीन के हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दाल में कंकर, उसको हम हाथ से चुन के हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हस्तचयन का प्रयोग, जैसे अब आपको मान लीजिए कि हरे और काले अंगूरों का मिक्सचर दे दिया, मिश्रण बना के दे दिया, दोनों को मिला के एक टोकरी में दे दिया और आपसे कहा जाए कि इनको अलग अलग करो, तो हम क्या करेंगे? हस्तचयन के द्वारा। तो काले अंगूर भी ठोस है और हरे अंगूर भी ठोस है, तो उसके ऐसे मिश्रण को हम अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? अगर छोटी मात्रा में हमारे पास मिश्रण है तो हस्तचयन, ठीक है। तो ठोस पदार्थों के चयन या ठोस पदार्थों के पृथक्करण के लिए हम कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? हस्तचयन, ठीक है। अब ये सबसे सरल तरीका है जो पुराने समय से चला आ रहा है, हम सबको पता है। जब मिश्रण की मात्रा कम होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया, जब कम मात्रा में मिक्सचर होता है और पदार्थों का आकार इतना ही बड़ा हो कि उन्हें हाथों से उठाया जा सके, तभी तो करेंगे ना। अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आप सूजी और मिट्टी, सूजी में अगर मिट्टी मिल गई, मिश्रण बन गया, अब आपसे कहा जाए सूजी और मिट्टी के मिश्रण को अलग करो, तो आप हस्तचयन का प्रयोग वहां पर नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि सूजी के दाने इतने छोटे होते हैं और मिट्टी के कण भी छोटे छोटे होते हैं, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हस्तचयन से, तो हमें किसी दूसरी विधि का वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब कणों का आकार इतना बड़ा हो कि उन्हें हाथ से हटाकर या चुनकर अलग किया जा सके, वहीं पर हम हस्तचयन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किसी भी टोकरी में, जैसे मान लीजिए सेब और केले आपको दिए, जैसे मैंने आपको बता दिया सेब और केले दिए, तो उनको अलग अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? हस्तचयन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है जहाँ पर हस्तचयन विधि प्रयोग की जा रही है। जैसे अनाज को बीनने के लिए, अनाज से कंकर पत्थर हटाने के लिए जब कम मात्रा में अनाज हो तो कौन सी विधि प्रयोग करी जाती है? हस्तचयन। और कंकर पत्थर भी थोड़े बड़े बड़े हो, अगर एकदम महीन वाले होंगे तो वहां पर फिर हस्तचयन का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यही चावल में से हम अशुद्धियां हटाने के लिए हस्तचयन प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के फलों को अलग करने के लिए, या इसी तरह आप कुछ भी ऐसे उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं जिनको आप हाथों से बीन कर अलग कर सके, ठीक है। तो जैसे आप अपने घर में बनाते हैं ना, मम्मियाँ कई बार जैसे सब्जी बनाती है, पोहा बनाती है, तो हमें अगर मटर पसंद नहीं तो हम क्या करते हैं? हस्तचयन विधि के द्वारा मटर को पोहे से अलग कर देते हैं, है ना। ये सब करते हैं हम। कुछ सब्जी में आलू हमें पसंद नहीं है तो अपने हस्तचयन विधि के द्वारा आलू हम अलग करके रख देते हैं। तो ये सारे जो उदाहरण है ना, आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। अगर आप अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप अब देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर आप अपने घर में हस्तचयन विधि के द्वारा अपने भोजन को या अपनी चीजों को पृथक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तचयन के बाद अगली विधि है, जैसे आप अब यहाँ पर उदाहरण है
क्या आपने अपनी माँ को चावल और दाल में से कंकड़ बीनते हुए देखा होगा? ठोस पदार्थों के मिश्रण में भूसा और पत्थर को अलग करने के लिए हस्तचयन का प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है थ्रेशिंग। अब देखिए, यहाँ पे हस्तचयन के बारे में हमने पढ़ा कि हम हाथों से पृथक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या हो कि खेत में ना बहुत सारी फसल पड़ी है कटी हुई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अनाज को उसकी डंडियों से पृथक करना है, ठीक है। अनाज कैसा होता है, फसल की डंडियों पर ही तो लगता है, तो डंडियों से अनाज को अलग करना है। तो कौन सी विधि प्रयोग करेंगे वहां पर हम, है वहां पर जो विधि प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। तो कटी हुई फसल की डंडियों से अनाज को निकालने के लिए थ्रेशिंग या दौनी भी कहते हैं, इसको दौनी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब थ्रेशिंग भी ना 3 तरीके से होती है। अभी तो हमारे पास ना बहुत अच्छे कृषि संसाधन है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, तो हम क्या करते हैं, कृषि में भी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का, है ना। और ये जैसे थ्रेशिंग के लिए भी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुराने समय में लोगों के पास ये सब नहीं होता था, तो वो पारंपरिक विधियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो थ्रेशिंग की ये जो विधि है ये 3 प्रकार से होती है, और इसमें पारंपरिक 2 विधियां हैं और एक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रेशिंग की जाती है हाथ से थ्रेशिंग। तो पुराने जमाने में हाथ से ही थ्रेशिंग की जाती थी। क्या करते थे कि फसल को काट के उसके बड़े बड़े अनाज के ढेर लगाते थे, और फिर जो किसान होता था ना वो छोटे छोटे गट्ठर बनाता था उन डंडियों के, और उन्हें पत्थर पे जोर जोर से ऐसे पटका जाता है। तो उससे क्या होता है कि पटकने की वजह से दाने डंडियों से अलग हो जाते हैं, तो इससे दानों को हम अलग इकट्ठा कर लेते हैं और डंडियों को अलग इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो कटी हुई फसल का गट्ठर छोटा होता है जब उसे किसी कठोर सतह पर हाथ से पीटा जाता है और इससे अनाज अलग हो जाता है। तो ये हो गया हाथ से थ्रेशिंग, ठीक है। आप चित्र में देख के भी आराम से समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी है ये वाला चित्र। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मवेशी से थ्रेशिंग। मवेशी मतलब जानवर। तो आप क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप खुद ही हाथ से छोटे छोटे फसल के गट्ठर बना के उनको पटक के दानों को अलग करें। दूसरा तरीका क्या है कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में फसल होती है ना हमारे पास, तो क्या करते हैं, फसल को एक ग्राउंड में फैला देते हैं, ठीक है। फिर एक खूंटी की मदद से ना बहुत सारे जानवरों को बांध देते हैं और फिर उन्हें गोल 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 उस फसल के ऊपर ऐसे चलाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फसल के जो दाने होते हैं वो जानवरों की पैरों के नीचे आते हैं, डंडियों से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही होता है। अब इसमें क्या होता है, फसल की मात्रा जब अधिक हो तो मवेशियों की मदद ली जाती है। बांस के एक खूंटे के चारों ओर फसल की गट्ठरों को फैला दिया जाता है और फिर उस खूंटे से एक कतार में कई बैलों या भैंसों को बांधकर फसल पर चलाया जाता है, ठीक है, चलवाया जाता है। तो मवेशियों के खुरों से रौंदे जाने के कारण अनाज अलग हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, मवेशियों के द्वारा थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा तरीका देखते हैं, थ्रेशिंग मशीन। तो आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसी विधि का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। एक मशीन होती है थ्रेशिंग मशीन, इसमें हम क्या करते हैं, इसको थ्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको डीजल के द्वारा या फिर बिजली से चलाते हैं और इस मशीन की सहायता से बहुत बड़ी मात्रा में थ्रेशिंग बहुत कम समय में हो जाती है। अब इसका फायदा यही है कि बहुत ज्यादा फसल की थ्रेशिंग बहुत कम समय में हो जाती है और इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि डंडों समेत फसल को अंदर डाल देते हैं और फिर क्या होता है, डंडे अलग जमा हो जाते हैं और अनाज के जो दाने होते हैं वो अलग जमा हो जाते हैं। तो ये है मशीन के द्वारा थ्रेशिंग, और ये चित्र है थ्रेशिंग मशीन का, जिससे हम फसल को, डंडियों को और अनाज को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली विधि के बारे में जानते हैं। चलिए आप करते हैं अगली विधि जो है चालन, ठीक है। तो चालन मतलब चलाना, है ना, चलाना। किसको चलाना, एक छलनी को चलाना, ठीक है। चालन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें पदार्थ साफ करना होता है उसको छलनी में रखते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे छलनी को ऐसे हाथों से चलाते हैं। तो क्या होता है कि सारा का सारा जो छोटे कण वाला पदार्थ होता है वो नीचे आ जाता है, बड़े कण जो होते हैं वो छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं, है ना। तो यही होता है चालन। अब ये हम रोज अपने घर में होते हुए देखते हैं। आटा गूंथने से पहले मम्मी हमेशा क्या करती है, आटे को छानती है ना, तभी तो चोकड़ और आटा अलग अलग होता है, या जो भी आटे में अशुद्धि होती है वो आटे से अलग हो जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ जहाँ पर कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर हम देखते हैं ना कि मजदूर क्या करते हैं, इस तरह से
कि रेत या कंकड़ अगर बड़े होते हैं तो उनसे महीन बालू को अलग करने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी छन्नी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे करके एक तिरछे आकार में ऐसे छन्नी रखते हैं और ऐसे करके फावड़े से उसके ऊपर ऐसे रेत डालते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मोटे कण वाले कंकड़ होते हैं वो तो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं और महीन रेत जो होती है वो नीचे जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है जो हम रोज अपने घर में अपने आसपास इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। ठीक है, अब चालन में सबसे ज्यादा जानने वाली बात जो है वो क्या है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब मिश्रण के कणों का आकार बहुत छोटा होता है या फिर जब मिश्रण की मात्रा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे एक आपको मैंने सबसे पहले वाली स्लाइड में प्रश्न पूछा था कि अगर सूजी और मिट्टी का मिश्रण आपस में अलग करना हो तो कैसे करेंगे, चालन विधि से करेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कण बहुत छोटे हैं और सूजी के कण मिट्टी से थोड़े से ही बड़े हैं। ठीक है, तो अगर हम एक महीन छेद वाली छन्नी ले लें, उससे छाने तो मिट्टी के कण क्योंकि बहुत महीन है तो वो सारे के सारे जमा होकर क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और जो सूजी है वो हमें छन्नी के ऊपर मिल जाएगी क्योंकि उसके कणों का आकार बड़ा है। तो दोनों के कणों के आकार में अंतर होने की वजह से आराम से हम उनके मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो चालन का प्रयोग वहीं पर करते हैं। या फिर जब बहुत बड़ी मात्रा होती है किसी सामान की, जैसे बहुत सारा हमारे पास रेत और बालू और कंकड़ का मिश्रण जमा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उनको अलग अलग करने के लिए हाथ से बीनने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं मजदूर, एक बड़ी सी छन्नी लगाते हैं और उससे ऐसे ऐसे फावड़े की मदद से उसके ऊपर डाल के महीन रेत नीचे जमा कर लेते हैं और कंकड़ छन्नी के ऊपर जमा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सही आकार के छेदों वाली चलनी या छलनी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या अलग करना है उस हिसाब से। जैसे चाय की पत्ती को चाय से अलग करना है तो छन्नी के कणों का आकार ऐसा होना चाहिए कि जिससे चाय की पत्ती के कण उसके ऊपर अटक जाए। चोकर से आटे को अलग करना है तो हमारी जो छलनी है उसके छेदों का आकार ऐसा होना चाहिए कि आटा तो नीचे आ जाए लेकिन चोकर ऊपर रह जाए। ठीक है, जो भी मिश्रण हमें अलग करना हो उसके आधार पे छलनी के छेदों का आकार अलग अलग होता है। इसीलिए आप अपने घर में देखेंगे दाल छानने की छन्नी अलग होती है, आटा छानने की छन्नी अलग होती है, मसाला छानने की छन्नी अलग होती है। ठीक है, और अगर आपने घर में ना देखा हो तो आप किसी चक्की में जाके ये सब आराम से देख सकते हो। वहां पर उनके पास अलग अलग साइज के छेदों वाली छन्नियां होती हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं। जैसे मोटा बेसन अलग होगा, फिर महीन बेसन अलग होगा। ठीक है, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग आकार की छन्नियां होती हैं जिनसे वो छान छान के चीजों के अलग अलग आकार के चीजों को अलग अलग जमा कर लेते हैं। ठीक है, फिर चलनी में लोहे या नायलॉन की जाली का प्रयोग करते हैं और आटे से चोकर को अलग करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया, इस चलनी का प्रयोग करते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी लोहे की बड़ी बड़ी चलनी से मजदूर रेत और कंकड़ को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके चित्र हैं। अब चलिए अगली विधि देखते हैं, निष्पावन या विनोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में भी इस मेथड से जुड़ा हुआ एक सवाल है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। निष्पावन, निष्पावन मतलब होता है विनोविंग। विनोविंग में क्या करते हैं, पवन की मदद से हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है। जब हम हवा की मदद लेते हैं किसी मिश्रण को पृथक करने के लिए तो उस मेथड को क्या कहते हैं, विनोविंग या निष्पावन कहते हैं। पवन की मदद से, आप पावन और पवन को जोड़ के भी ये याद रख सकते हो। पवन यानी हवा, तो हवा की मदद से जब किसी मिश्रण को पृथक करते हैं तो वहां पर निष्पावन का प्रयोग करते हैं। अब हवा की मदद कर ले रहे हैं तो क्या खासियत होनी चाहिए मिश्रण में, कि मिश्रण के जो अवयव है उनके भार में अंतर होना चाहिए, तभी तो हवा अपने साथ हल्के वाले अवयव को उड़ा के ले जाएगी और भारी वाला अवयव अलग हो जाएगा हमसे उस अशुद्धि से। ठीक है, तो जब भारी कणों को हल्के कणों से अलग करने के लिए पवन की मदद ली जाती है या हवा की मदद ली जाती है तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो महिला है ये अनाज और भूसे को अलग अलग कर रही है। किस आधार पे करेगी, क्योंकि अनाज का जो कण होता है वो भारी होता है, दाना भारी होता है, और भूसा जो होता है वो हल्का होता है। क्या करेगी, वो अपने सूपे में ऐसे करके अनाज को भर लेते हैं, वो ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं,
ऐसे जमीन से थोड़ा ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं और फिर वहां पर ऐसे 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 करके सूप की मदद से अनाज को नीचे गिराते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार ये लोग आर्टिफिशियल हवा का इस्तेमाल करते हैं, यानी पीछे से पंखा रखते हैं और पंखे की मदद से हवा चलाते हैं, तो जो भी अनाज होता है उसका भूसा दूसरी जगह पे खड़ा हो जाता है, जमा हो जाता है, क्योंकि वो हल्का है तो वो अनाज से अलग हो जाता है हवा की मदद से। हवा अपने साथ हल्के भूसे को उड़ा कर ले जाती है, अलग से उसका ढेर बना देती है यहाँ, और अनाज सारा का सारा भारी होने की वजह से इधर जमा हो जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है नेचुरल हवा का भी प्रयोग करके ये काम किया जाता है। जैसे गांव वगैरह में क्या करते हैं, वो किसी ऊंची जगह पे किसी टीले वीले पे खड़े हो जाते हैं और वहां से फिर अनाज को नीचे गिराते हैं, तो वहां पर तो अपने आप ही ऐसे ऊंचे टीले पे खड़े हैं तो हवा तेज चलती है। ठीक है, और अगर तेज हवा ना हो तो उसकी जगह वो पंखे का भी प्रयोग करते हैं। ऐसा उदाहरण हमने अपने घर में भी देखा है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब कंबल हमें साफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी कंबल को साफ करने के लिए उसको किसी तार पे लटका देते हैं और फिर एक डंडे की मदद से उसको पीटते हैं या मारते हैं। तो क्या होता है कि कंबल के जो धूल के कण होते हैं वो सारे के सारे हल्के होते हैं ना, कंबल हिलता है और धूल के कण सारे जो होते हैं हवा के साथ उड़ के इधर चले जाते हैं। अपने घर में भी हम देखते हैं मैट को हमें साफ करना होता है तो हम उसको झाड़ते हैं जोर जोर से। चादर को, कभी बिस्तरे की चादर को साफ करना होता है तो उठा के ऐसे हम झाड़ते हैं, तो उससे क्या होता है हवा की मदद से जो हल्की धूल वगैरह होती है वो हवा के साथ उड़ जाती है और चादर जो है वो साफ हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी हम निष्पावन ही कहते हैं, उस क्रिया को भी हम निष्पावन कह सकते हैं। लेकिन आप ये सब बस समझने के लिए याद रखिए कि मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ, पर जनरली या ज्यादातर हम देखते हैं कि निष्पावन का प्रयोग किसान अपने अनाज और भूसे को पृथक करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये इसका चित्र है और आपको और अच्छे तरीके से निष्पावन को समझना है तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, किसान अनाज और भूसे के मिश्रण को सूप में लेकर सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिराते हैं और पवन के कारण भूसा जो है वो थोड़ा आगे जमा होता है और अनाज जो है वो भारी होने के कारण पास में गिरता है और अनाज का ढेर भूसे से अलग हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पीछे से इस दिशा में हवा चल रही है। ठीक है, यहाँ अगर हवा चल रही है तो क्या होगा कि इस अनाज में उपस्थित जितना भी भूसा होगा हवा के साथ उड़ के आगे जमा हो जाएगा और अनाज नीचे गिर के भूसे से अलग हो जाएगा। तो ये था निष्पावन। तो आज हमने पढ़ा निष्पावन और चालन। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक।